Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about calls in arrear. Today, we will discuss calls in advance. कि अब जब देखो एक सिचुएशन तो है कि आपका शेयर होल्डर पैसा दे नहीं रहा है। दूसरा सिचुएशन उसके अपोजिट होता है कि कई बार शेयर होल्डर कहता है कि मैं अलॉटमेंट के साथ ही जो है वो अपना कॉल्स का पैसा भी एडवांस में ही पे कर देता हूँ। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि कॉल्स पेड इन एडवांस, कि कॉल्स जो है वो एडवांस में हमें रिसीव हो रही हैं। तो यहाँ पे अब देखो उसने टाइम से पहले ही पे कर दिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको इंटरेस्ट भी रिसीव करने का राइट है। तो अगर तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है तो उस रेट से उसको इंटरेस्ट दे देना है जितना टाइम पहले उसने पेमेंट करी। अगर मेंशन नहीं है तो शेड्यूल 1 की टेबल एफ लागू होती है और टेबल एफ कहती है कि उस शेयर होल्डर को 12% से इंटरेस्ट पे कर दो। बट आपके सिलेबस में इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज है नहीं, तो आपको वो एंट्रीज पास करनी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट पे ही नहीं होता है, सिर्फ सिलेबस में नहीं है। बट बुक में जितनी बात दी गई है उतनी बात पूछने का हक एग्जामिनर को है। तो बुक में इतना तो मेंशन है कि अगर तो मेंशन है रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो उस रेट से पे होगा। रेट मेंशन नहीं है तो क्या होगा, टेबल एफ लागू होगी। शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग है वो कंपनीज एक्ट का, और रेट आपने उस टाइम पे 12% बाय डिफॉल्ट पे कर देनी है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कॉल्स इन अरियर के केस में जो रेट थी वो कितनी थी आपकी 10%, यानी कंपनी खुद तो 10% चार्ज करती है लेकिन पे करने की बात आती है तो 12% पे करती है। ये ध्यान में रखें, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि एंट्रीज इससे रिलेटेड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि अब इसे जो है आपको जितना आपको एडवांस रिसीव हो रहा है कॉल्स का उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैलेंस शीट में भी जब शो करना होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको जो है आपने बैलेंस शीट में शो करना है कहाँ, करंट लाइबिलिटीज के हेड में, और जो आपका सब हेड होगा वो क्या होगा, अदर करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि इसकी कोई और पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है। तो अदर करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज आपका जो है वो मेन जो है शो रहेगा उसके अंदर। ये तो ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे रिलेटेड हमें ये देखना है कि हमने इसमें जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या पास करनी है। अब सिंपल सी बात है, आपको मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट में आपके पैसा रिसीव होगा आपको, और किसी ना किसी कॉल के साथ, यानी हो सकता है अलॉटमेंट के साथ दे दे या फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का दे दे। तो कोई ना कोई आपने कुछ जो आपको रिसीव हो रहा होगा उसी के साथ रिसीव होना है इसने। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रहा है तो जो भी अमाउंट आपको टोटल आ रहा है वो लिखोगे। उसके बाद अलॉटमेंट से रिलेटेड जितना है वो तो अलॉटमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे देखो 12,000 रिसीव हो रहे हैं जबकि 10,000 की मैंने अलॉटमेंट मांगी थी, बाकी का जो है वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस का, तो वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे 2,000। बस सिंपल सी बात है ना। अब कॉल्स इन अरियर जो था वो डेबिट हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो हमें उस टाइम पे लॉस है कि हमें रिसीव नहीं हो रहा। ये क्या है इस टाइम आपके लिए जो है वो आपको एडवांस में पेमेंट आ रही है, तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपके पास जो है वो एडवांस में जो है पेमेंट आ गई। तो लाइबिलिटी क्रिएट है ना, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने मांगा नहीं है, तभी तो इसको लाइबिलिटी साइड भी शो कर रहे हैं। तो इस कॉल्स इन एडवांस को आपने लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करके रखोगे। तो बस इस सिंपल से तरीके से आपको इसकी एंट्रीज को पास करना है। ये टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है, जैसे अरियर का किया था वैसे बस आपने इसकी एंट्री को पास करना है। अब जब आपको रिसीव हो गई कॉल्स इन एडवांस तो आपने एंट्री डाल दी। अब इसका सेकंड जो है वो फेस क्या होगा कि जब आपने अपनी कॉल ड्यू की, अब आपको 2,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब देखो आपको दोबारा तो आएगा नहीं। आपने जैसी कॉल मांगी, अब आप क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने जो है वो कॉल मांगी, सपोज कीजिए आपकी जो कॉल ड्यू हुई वो आपने मांगी 15,000 की, ठीक है।
जिसमें से 2000 ऑलरेडी आपको आया हुआ है, अलॉटमेंट के साथ ही उसने दे दिया था आपको। तो अब आपको जो बैंक में पेमेंट रिसीव होगी वो एग्जैक्टली कितनी होगी, 2 कम से जो है वो 2 कम रिसीव होगी। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट के टाइम पे 10 आने चाहिए थे, 12,000 आए थे। क्यों? क्योंकि 2000 कॉल्स के नाम पर आए थे। तो अब बैंक में आपको कम रिसीव होंगे क्योंकि वो शेयर होल्डर ऑलरेडी दे चुका है। तो अब आप पूरा कहाँ से करोगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने अभी अभी क्रेडिट किया था, वो ओपन हुआ पड़ा है, उसको करना है क्लोज। तो अब उसको क्या कर दोगे आप? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अब क्या करना है? डेबिट। ओपन करते टाइम क्रेडिट किया था, अब उसको यूज करेंगे। अब यानी कॉल मांगी है ना, कॉल मांगने के बाद उसकी बारी आ गई। कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट में हमने डेबिट कितने किए थे? 15,000। तो 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यानी फर्स्ट कॉल अकाउंट आपने 15,000 से ड्यू किया, 15,000 से क्लोज। बैंक में 13 आ गए, 2,000 ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस के आए हुए थे, तो उसकी एंट्री आपने डाल दी। ये तो है आपका एक स्मॉलेस्ट सा टॉपिक। अब ये जो है आपके अरियर का टॉपिक भी यूज होगा यहाँ पर, और एडवांस का टॉपिक भी यूज होगा। हो सकता है एक शेयर होल्डर वो आपको कह दे एडवांस दे रहा है, एक शेयर होल्डर अरियर कर रहा है। तो आपको बस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने सम को जो है वो मूव करना है। वो तो हो गया ठीक। अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द मेन, कि जहां से आपके चैप्टर का जो है ना वो स्पीड पकड़ेगा आपका चैप्टर, जो मेन चीजें होंगी। अब है यहाँ टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यहां से जो चैप्टर है ना इसका मेन जो क्राइटेरिया है वो शुरू होता है। क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं कि जब अच्छी कंपनियां अपने शेयर्स इशू करती हैं तो वो हमेशा हो जाते हैं ओवर सब्सक्राइब, यानी पब्लिक बहुत इंटरेस्ट दिखाती है। तब उनको देखो दो ही ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है सारी की सारी रिजेक्ट कर दो, या फिर क्या करो, प्रोराटा लगा दो। कि पूरी तरह से किसी को रिजेक्ट करने की बजाय, किसी ने अगर सपोज करो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको कम दे दो, थोड़े से शेयर्स उसको 60 दे दो, इस टाइप से प्रोराटा लगा दो। वो आपको देखना होगा कि आपके पास कितने गुना एप्लीकेशन आई है। अगर आपने मार्केट के अंदर जो है वो 1,00,000 शेयर्स जो है वो लोगों को जो है वो ऑफर किए थे, और एप्लीकेशन जो है वो आपके पास आ गई हैं डबल 2,00,000, तो अब आप क्या करो, प्रोराटा लगा दो। यानी जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दे दो, बस सो सिंपल। आपके शेयर्स जो हैं लॉट हो जाएंगे। तो अब इससे होगा क्या, अगर आप प्रोराटा लगाते हो, प्रोराटा का सिंपल सा मतलब होता है कि उनको लेस शेयर नंबर ऑफ शेयर्स देना जितनों के लिए कोई अप्लाई कर रहा है। आपने लगा दिया, इट्स ओके। आपको पता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इतने गुना ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो उतने से डिवाइड कर दो। हर एक शेयर होल्डर की एप्लीकेशन अमाउंट को भी उतने शेयर में उसको अलॉट करूंगा। हो गया ये तो। लेकिन अब क्या होगा कि किसी को, अगर किसी ने 2 शेयर मांगे थे, आप कह रहे हो मैं आपको 1 दे दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब है। तो उस पर्सन ने आपको जो एप्लीकेशन मनी दी है, वो एप्लीकेशन मनी तो उसने आपको 2 शेयर्स के हिसाब से दी है, क्योंकि उसको तो लग रहा था ना कि 2 शेयर्स जो है ना मेरे को इशू हो जाएंगे। तो 2 शेयर्स के हिसाब से आपने जो है वो एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करके रिसीव की है उससे। तो अब या तो उसकी एप्लीकेशन मनी 1 शेयर की वापस करो, क्योंकि आपने उसको 1 ही शेयर अलॉट कर रहे हो। या फिर क्या करते हैं हम उसको कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा आई हुई है, आप उसको वापस लेने की बजाय अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा लो। आप अलॉटमेंट पे कम दे देना हमें। आपकी जितनी अलॉटमेंट बन रही है उसमें आप अपना एप्लीकेशन का जो बकाया आपका बाकी है पैसा, वो आप एडजस्ट कर लो। तो ऐसा पॉसिबल है, यस। ये इस चैप्टर की मेन बात है। तो अब देखो 2 सिचुएशंस हैं। कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं कि किसी शेयर होल्डर ने, ये भी हो सकता है कि 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो और उसको ओनली 1 शेयर ही अलॉट किया हो हमने। तो उस केस में तो 9 शेयर्स के ऊपर उस पर्सन ने आपको एप्लीकेशन मनी जो है ना वो एक्स्ट्रा दे दी। तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन मनी तो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होगी तो भी बच जाएगी, क्योंकि उसको तो सिर्फ 1 शेयर की अलॉटमेंट मनी आपने उससे जो आप मांगनी है। तो 9 शेयर की एप्लीकेशन मनी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके भी फिर भी पैसा बच जाता है। तो 2 ऑप्शन है अब आपके पास कि या तो उसकी अगली आने वाली कॉल्स पे हम पैसा एडजस्ट कर दें,
या फिर अलॉटमेंट तक जितना सेट हो सकता था, जितनी एडजस्टमेंट हो सकती थी उतनी की, बाकी आगे वापस करें। तो इसका आंसर क्या है कि अगर किसी सम में ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है, साइलेंट है वो सम की एडजस्ट करना है या कुछ भी, कोई भी बात नहीं बता रहा, टोटली साइलेंट है, तो उस टाइम पे जो बाय डिफॉल्ट रूल अप्लाई होगा वो ये कहता है कि कुछ ना भी कहे तो अलॉटमेंट के ऊपर तो आपने जो है ना वो अपने आप ही एडजस्टमेंट कर देनी है। जितना अमाउंट उसका अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है, यानी जितनी अलॉटमेंट आप उससे मांगोगे, उसके जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं ना उस पर्सन के पास, उस पर जितनी अलॉटमेंट आप उससे मांगोगे उतना अमाउंट आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। लेकिन आगे की जो फर्दर उसकी कॉल्स होंगी, उन कॉल्स पे आप तभी एडजस्ट करोगे जब आपको सम में बोला गया हो। अगर आपको सम में नहीं बोला गया तो आप उसकी फर्स्ट या फाइनल जो कॉल्स हैं उनके ऊपर आप पैसा एडजस्ट नहीं करोगे, फिर आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर दो। अगर फिर भी बच रहा है तो उसको आप जो है वो बैंक से वापस कर दोगे। पहली बात तो बचता ही नहीं है, रेयरेस्ट केस होते हैं, बट अपने सम आएंगे ऐसे जहां अलॉटमेंट के बाद भी बचेगा। तो या तो सम में खुद कह देगा कॉल्स पे एडजस्ट करो, नहीं कह रहा तो आपने बैंक अकाउंट से जो है वो पैसा क्या कर देना है, वापस। तो आपने बिना कुछ कहे उसके सिर्फ अलॉटमेंट तक करना है। और ये भी ध्यान रखना है, कुछ नहीं भी कह रहा तो भी अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट होगा ही होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। बस ये ध्यान रखना गलती से सारा एडजस्ट ना हो। वो आप देखो कि उस पर्सन की अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनती है। अगर उस पर्सन को 50 शेयर अलॉट है तो उसके 50 के हिसाब से उसकी अलॉटमेंट गिन लो, कितने रुपए की ड्यू बनेगी, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दो। तो ये हमारा जो है ना वो मेन बात थी यहाँ पर। अब इसी से रिलेटेड हम एक सम भी डिस्कस करेंगे आगे। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, पहले वो बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका जो है वो सम डिस्कस करेंगे। इन्हीं सम्स में ना हम कई बार क्या करते हैं कि एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं कि जॉइंट अकाउंट ओपन करती हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी बात है उसके अंदर बताने वाली, वो बता के फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जब अगर देखो जॉइंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट ओपन हो जाए तो उस टाइम पे होगा क्या कि जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है तब तो सिंपल एंट्री होएगी सिर्फ एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, आपकी ओनली एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की होगी। लेकिन जब उसके बाद आपने जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अगर तो वो एक्स्ट्रा है तो उस टाइम पे आपने जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है उस मनी को, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर आपको आगे एप्लीकेशन मनी को जब ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उस टाइम पे आपको जो है वो अलॉटमेंट को भी साथ में ही ड्यू कर लेना है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल जिससे आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएगा। देखिए, 1 अप्रैल 2016 को एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है और एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट जो है वो 2 पर शेयर है और 5 रुपीज़ पर शेयर जो है ना वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपकी। अब कहता है कि पब्लिक ने जो है ना वो 80,000 शेयर्स थे टोटल, पब्लिक जो है जो 92,000 के लिए अप्लाई किया, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया जो हमने अभी टॉपिक किया है। एप्लीकेशन मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है, और 90,000 शेयर होल्डर्स पे प्रोराटा लग गया, उनको हमने 60,000 दिए। यानी जो एडजस्टमेंट करने की बात आएगी वो इस कैटेगरी में आएगी कि हमने 90 वालों को 60 दिए हैं, तो 30,000 शेयर्स के ऊपर अपने पास एक्स्ट्रा पैसा रिसीव अपने को होगा। ये अपने को ध्यान देना है यहाँ पर। बट यहाँ हम जो है ना वो एक जॉइंट वाला सम कर लेते हैं, फिर हम जो है वो देख लेंगे कि बाकी का आपका एडजस्टमेंट वाले सम भी कैसे होने हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार देखा गया एग्जाम में जॉइंट एंट्री से रिलेटेड सम भी पेपर में आया है। और इस चैप्टर में ये ध्यान देना कि ना जिस टॉपिक का एक एक सम है ना, जैसे कि कैश बुक ओपन करना या जॉइंट वाले सम, ये नंबर ऑफ सम्स तो कम मेंशन है आपके इस चैप्टर में, तो ये मत सोचना कि ये आते नहीं है। अक्सर एग्जाम्स में देखा गया इनको कि कैश बुक पूछ ली जाती है या जॉइंट वाला सम पूछ लिया जाता है।
तो ये गेस वर्क मत लगाना कि सम एक दो मेंशन है तो ये सम आएंगे नहीं जी। तो अब आपको देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी है। सिंपल सी बात है, चाहे आपने 2000 रिजेक्ट किए हो, कुछ भी हो, एक बार एप्लीकेशन मनी 92,000 शेयर्स के ऊपर आपको आएगी। वो बात की बात है कि किस पे प्रोडाटा लगा, किसको रिजेक्ट किया, क्या हुआ। सिंपल बैंक अकाउंट में आपको जो है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी टू शेयर। अब नॉर्मल में आप करते थे सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ एप्लीकेशन के साथ आपने अलॉटमेंट भी लिख देना है। तो यहाँ नरेशन में लिखो 92,003 एप्लीकेशन मनी तो आपको रिसीव हो जाएगी 2,76,000 2,76,000। अब उसके बाद आपने क्या किया है, डेट्स जो है हमारे को एक 1 बाय 1 गिवन है कि 15 अप्रैल को ये हो रही है आपकी एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो है 1 मई को जो है अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करना है। एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई। इस सब में ये ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी में सिर्फ एप्लीकेशन मनी को ही रिसीव करना है फर्स्ट एंट्री में। अब सेकंड में एक तो जो एप्लीकेशन वाला पैसा है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, साथ ही में उसी एंट्री के अंदर ही अलॉटमेंट को ड्यू कर देना है। अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है। शेयर जो आपने ऑफर किए हैं पब्लिक को, वो आपने शेयर जो है वो 60,000 पब्लिक को जो है वो ऑफर किए हैं शेयर्स यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें किस किस अमाउंट से जो है वो एंट्री के अंदर जो है क्या क्या अमाउंट पर ध्यान देना है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब नॉर्मली तो आप क्या करते थे, एप्लीकेशन का पैसा जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर देते थे शेयर कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ साथ में अलॉटमेंट भी ड्यू हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को देखो, इतना हाइड करके देखो तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो ये वही एंट्री है जब हम शेयर कैपिटल का पैसा जो है एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालते हैं। फिर अगर आप इसको इतना देखो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो ये वो एंट्री है जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो क्योंकि जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है तो दोनों एंट्रियां कंबाइंड पास होंगी। तो अब आ जाओ इस सम के ऊपर कि आपके पास जो है ना वो कितना आपने ड्यू करना है और कितना आपका एप्लीकेशन का फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा बनता है जो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो चाहे आपने एप्लीकेशन मनी 92,000 पे रिसीव की है, बट अल्टीमेटली एप्लीकेशंस आप जो है एक्सेप्ट तो उतने की करोगे ना जितने आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं। आपने पब्लिक को 60,000 ऑफर किए हैं शेयर्स, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो आप इतनी ही एक्सेप्ट कर सकते हो, 1,80,000, यही बात है। और अलॉटमेंट जो है 60,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से आप कितनी रख सकते हो, 1,20,000। तो दोनों जो है ना वो टोटल कितनी बन गई, 3 लाख रुपीज़ की। तो टोटल जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना वो अपने में 3 लाख रुपीज़ ही ले सकता है फेस वैल्यू मेन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन के ऊपर तो मेरे को 2,76,000 आ रहे थे, उसका क्या हुआ। तो देखो उसमें जितने आपको एक्स्ट्रा आए थे ना वो इसी एंट्री के अंदर ही अलॉटमेंट के ऊपर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। अलॉटमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट हो चुके हैं। अब बात आती है कि जो मैंने 2,000 शेयर्स को जो है रिजेक्ट किया था उसकी एंट्री आपको पास करनी है। उनको आपने जो है वो बैंक अकाउंट से पैसा वापस करना है। जो 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी, उसने कहा था ना कि 2,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी एंट्री आपने पास करनी है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 2,000 शेयर्स 3 रुपीज़ वाले 6,000 से आपने जो है वो एंट्री पास कर दी पैसे को वापस करने की। यहाँ पे हम क्लियर हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको अलॉटमेंट, अभी तो आपने ड्यू की है, अलॉटमेंट ने रिसीव भी होना है। तो अब आपको यहाँ देखना ये है कि ऑलरेडी मेरे पास जो है ना वो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी थी जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुई है और
कितना मेरे को एक्चुअल में अलॉटमेंट ने रिसीव होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ना वो अलॉटमेंट रिसीव करनी है। तो यहाँ ये लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट रिसीव होगी। अब कैलकुलेट करना पहले पड़ेगा कि अलॉटमेंट कितनी रिसीव होगी। देखो एप्लीकेशन के आपने 6,000 तो वापस कर दिए, आपको टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुई थी 2,76,000। टोटल आपको जो रिसीव हुई थी वो कितना हुई थी 2,76,000। और आपने जो रिटर्न किए हैं वो कितने किए हैं 6 बैंक के थ्रू। तो बचे कितने थे एप्लीकेशन मनी के 2,70,000, जिसमें से एप्लीकेशन मनी के रूप में हमने कितने एक्सेप्ट कर लिए थे, कितने बनते थे एप्लीकेशन मनी के 60,000 शेयर्स के हिसाब से 1,80,000। तो इसका मतलब 1,80,000 तो एप्लीकेशन के नाम का पैसा है, तो बाकी का जो 90,000 रुपीज़ है उसने एडजस्ट होना था अलॉटमेंट के ऊपर। यानी हमने ये मान लिया कि अलॉटमेंट हमें ऑलरेडी जो है वो आ गई। तो ये 90,000 रुपीज़ मेरे को अलॉटमेंट के ऑलरेडी आ चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर ही, क्योंकि मैंने उन शेयर होल्डर्स को वापस नहीं किए पैसे, उनको कहा कि तुम्हारी अलॉटमेंट के नाम पर मैं इनको रख लेती हूँ। तो अब आपको जो है वो अलॉटमेंट मांगी कितनी है आपने 1,20,000, क्योंकि कंबाइंड मांगा है ना 3 लाख रुपीज़ कंबाइंड है, जिसमें से अलॉटमेंट के कितने हैं 1,20,000। 90 आपको ऑलरेडी आ रखे हैं, तो 30,000 रुपीज़ आपको नए जो है वो रिसीव हो जाएंगे शेयर अलॉटमेंट, और साथ में सॉरी एप्लीकेशन भी आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 30,000 रुपीज़ आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ये आपकी एंट्री थी जॉइंट एंट्रीज। अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो इंडिविजुअली जो है वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आपको एंट्रीज को एडजस्ट करना होगा, तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसके लिए भी एक छोटा सा, कि जब हमें एंट्रीज को जो है वो एडजस्ट करना होता है तो उसकी भी एक एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है ईजी हो जाए आपके लिए। तो एक हम यहाँ देखते हैं जिसमें सिर्फ एडजस्टमेंट की बात हो रही है। कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूथ को नेक्स्ट साल अफेक्टेड द बैकवर्ड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। मेनली यहाँ क्या कहा गया है कि उन्होंने जो है 7,50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले जो है ना वो 50% प्रीमियम पर इशू किए। होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। यहाँ पर जो है ना सारा अमाउंट जो है ना वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है पेबल है। ये भी एक सिचुएशन है, चलो यहाँ भी एक डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ भी आपकी जॉइंट एंट्री से हो जाएगा। ये भी एक नई सिचुएशन चलो सामने आ गई, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है आपका सारा का सारा अमाउंट जो है ना वो एप्लीकेशन पर पेबल है, ऐसा भी कई बार सम में दिया होता है। तो वहाँ क्या करते हो आप, जबकि कभी ऐसा कह देना आपको कि आपका सारा का सारा जितना भी अमाउंट है वो एप्लीकेशन पर पेबल है, तो तब भी आप जॉइंट एंट्रीज ही पास कर देते हो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। बस तब फर्क क्या रह जाता है कि अलॉटमेंट आपको जो है ना वो अलग से रिसीव करने की या फिर अलग से ड्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपली जो है अपना जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे वही बस उसको शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना है। अगर किसी शेयर को रिजेक्ट किया है तो उसको बैंक से वापसी करना है। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि आपने 50,000 शेयर्स को जो है रिजेक्ट कर दिया और बाकी के जो आपने शेयर एप्लीकेंट्स थी उनको प्रोराटा के बेस पर जो है वो अलॉट किया, और आपको एप्लीकेशन जो है ना वो 20 लाख शेयर्स के लिए आ रही हैं, जबकि आपने तो 7,50,000 के लिए ही एप्लीकेशन मंगवाई थी। तो देखो यहाँ चाहे प्रोराटा लग रहा है लेकिन यहाँ हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा ही, पूरा शेयर का पैसा ही एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव कर लिया था। तो आपका 10 रुपीज़ का शेयर है, 50% प्रीमियम है, यानी शेयर कितने का पड़ जाएगा 15 रुपीज़ का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हो रहा है तो आपने एंट्री क्या डालनी है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको एप्लीकेशन जो है ना इन्होंने कहा है कि 20 लाख शेयर्स के लिए आ रही हैं। शेयर जो है ना वो प्रीमियम मिला करके 15 रुपये का हो जाएगा। 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है। तो टोटल आपको जो है वो यहाँ अमाउंट रिसीव हो जाएगी 3 करोड़ रुपीज़। अब जो है आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालना था। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है।
शेयर कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, उसके लिए प्रीमियम के लिए अलग से एंट्री पास होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पैसा एक ही किस्त में आ गया। तो जितने भी एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है सबको हमें वापस करना होगा। चाहे सब में ये कह रहा है कि 50,000 शेयर्स को रिजेक्ट करो, लेकिन बाकी के भी तो जो शेयर्स बच रहे हैं, कहाँ तो 20 लाख के लिए एप्लीकेशन आ रही है और कहाँ आपने सिर्फ 7,50,000 के लिए मंगवाई थी। तो बाकी के जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं एक्स्ट्रा वाले, सबको ही वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या एंट्री पास होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने टोटल जो पैसा रिसीव किया है वो है 3 करोड़, और आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ले जा सकते हो? आपने पब्लिक को जो है वो ऑफर किए थे 7,50,000 शेयर्स। तो 7,50,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले थे, तो आप तो सिर्फ 75 लाख रुपीज़ ही शेयर कैपिटल में डाल सकते हो। बाकी का जो है वो क्या है आपका 5 रुपीज़ के हिसाब से इन्हीं शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो कि है आपके वही सेम शेयर्स जितने आपने पब्लिक को ऑफर किए थे 5 रुपीज़ के हिसाब से उस पर प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो बन जाएगा 37,50,000। 75 लाख का हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि वो 10 रुपीज़ के हिसाब से है, यहाँ 5 रुपीज़ के हिसाब से हो गया। सिंपल सी बात है ये तो। अब यहाँ इनके कहे अनुसार नहीं चलना कि 50,000 को वापस कर दो और बाकी को कहीं एडजस्ट करोगे, एडजस्ट होगा ही नहीं यहाँ तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे कुछ मांगना बाकी नहीं है ना, कोई अलॉटमेंट का पैसा या कुछ और। तो यहाँ बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है, देखो 75 लाख प्लस 37,50,000 दोनों को जोड़ दो, बाकी का आप 3 करोड़ में से जितना भी एक्स्ट्रा बचता है वो वापस कर दो। दैट विल बी 1,87,50,000। ये पैसा आपका वापस हो जाएगा। अभी इस केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास आगे कुछ फर्दर था ही नहीं मंगवाने के लिए कि मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूं। चलो अलॉटमेंट मांगेंगे तो उस टाइम पे उसको कहेंगे कि आपने ऑलरेडी दे दी है अलॉटमेंट, ऐसा। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का सम था जो कि आपको आना चाहिए। ये सम्स 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कई बार 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन्हीं की तरह ही और आगे भी डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।